नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। एडीओ का जो सिलेबस है उसमें 25 नंबर का छत्तीसगढ़ दिया गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट वाइज 25 क्वेश्चन का सेट लगभग एडीओ के एग्जाम तक हम लोग क्या करेंगे, चलाते जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप लोग को एक डेली प्रैक्टिस के हिसाब से भी आप इसको रिवीजन बेस पे देख सकते हो। पूरे छत्तीसगढ़ में से 25 क्वेश्चन निकाल करके दिया जाएगा। जिसको जिसको यहाँ पे देखो, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डील किया जाएगा उसको आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखना। 25 में आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ आपके 25 में आउट ऑफ 25 कितने सही हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन एक नंबर के हिसाब से ले लेना है ना, और 1/4 का माइनस मार्किंग होता है। ये व्यापम का पैटर्न है, जानते हो आप लोग। तो एडीओ का जो पेपर है उसके आते तक हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज 25 नंबर का 25 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का देखते जाएंगे। जो आपके जियोग्राफी से, आर्ट कल्चर से, हिस्ट्री से और मिसलिनियस पार्ट से बना करके बनाया गया है। ठीक है, तो लगभग 12 से 15 सेट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो हर सेट का क्या करना, डेली प्रैक्टिस करते रहना। देखो, तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाते हैं, है ना। तो हिस्ट्री से देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश से दिखाई देते हैं। कोई ऐसा मूर्ति है जिसकी तुलना किससे किया जा रहा है, मैक्सिकन शैली से, स्पेनिश मूर्तियों से किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक गुफा के बारे में समझते हैं, सिंघनपुर की गुफा के बारे में। सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, सिंघनपुर की गुफा में देखो, सिंघनपुर की गुफा में पहले स्थिति के बारे में बात करते हैं इसका। तो स्थिति मतलब कौन से जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में स्थित है जी, रायगढ़। कौन से जिले में स्थित है, रायगढ़ जिले में। ठीक है, कहां पे स्थित है, स्थिति के बारे में देखेंगे तो ये चवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पे, चवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद पे। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये स्थिति कहां, रायगढ़ में चवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है। और क्या है जी, ये सर्वाधिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी तुलना यहाँ पे एक ऐसी मूर्ति है जिससे तुलना किससे की गई है, मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश किया गया है। ठीक है, क्लियर। तो ये मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश सिंघनपुर की गुफा याद रखना, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, ठीक। एक चीज और याद रखना, भीम बेटका करके, इसको क्या कहा जाता है, भीम बेटका कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भीम बेटका कहा जाता है। ठीक है, और इसको याद कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जो भीम का बेटा है वो क्या था, अमर था। तो अमरनाथ दत्त ने क्या किया था, इसका अध्ययन किया, है ना, विवरण अध्ययन किया। किसने, अमरनाथ दत्त में। इसको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। कहां पे स्थित है, रायगढ़ में। किस लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहां पे स्थित है, तो चवर ढाल की पहाड़ी में स्थित है। तो ये 3-4 पॉइंट के आधार पे क्या करोगे, इसको समझना। ठीक है, और इसको क्या याद रख सकते हो, देखो स्पेनिश बोल रहा है तो स्पेनिश से स्पिन याद रख सकते हैं। क्रिकेट देखते होगे, है ना,
तो स्पिन गेंदबाजी को कोई भी मारता है तो कहाँ मारता है, मैक्सिमम मारता है, मतलब 6 मारता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है जी, सिंघनपुर की गुफा में। क्लियर। अमरनाथ दत्त के द्वारा अध्ययन किया गया, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। तो इन 4-5 बिंदुओं के आधार पे इसको समझना है। तो पहला क्वेश्चन के आधार पे देखो, मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश्य दिखाई देते हैं, कौन सा, तो सिंघनपुर की गुफाओं में ऐसी मूर्तियां स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ऐसी मूर्तियां, तो स्थित है सिंघनपुर की गुफाओं में। ठीक है, क्लियर। कुटुमसर की गुफा देखो, कुटुमसर की गुफा कहाँ, बस्तर के क्षेत्र में, कांकेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां। ठीक है, सीता बेंगरा की गुफाएं, यहां से देखना, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगीमारा की गुफा। तो ये सीता बेंगरा की गुफाओं से क्या प्राप्त हुआ है, प्राचीनतम नाट्यशाला, क्या प्राप्त हुआ है, प्राचीनतम नाट्यशाला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राचीनतम नाट्यशाला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के आधार पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंघनपुर की गुफाएं सही होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऐसी मूर्तियां जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश्य दिखाई देते हैं कौन सी गुफा में स्थित है, तो याद रखना जी सिंघनपुर की गुफाओं में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ठीक है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इसके आधार पे क्या देना है, आपको जवाब देना है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या पूछ रहा है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाएगा, कोसल कहा जा रहा है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त किसका शासन जी, जब समुद्रगुप्त यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ रहा था, अपने दक्षिण अभियान कर रहा था, तो महासमुंद के क्षेत्र में क्या किया था, अपना डेरा जमाया हुआ था। और उसकी जो पत्नी है रूपा देवी, उसका साक्ष्य कहाँ मिलता है जी, कोपरा नामक जगह पे उसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो इसी के समुद्रगुप्त महानदी के किनारे में महासमुंद के क्षेत्र में डेरा डालने के कारण उस क्षेत्र को क्या कहा गया, उस क्षेत्र को महासमुंद कहा गया। उसकी रचना कौन सी है, उसके दरबार में जो प्रशस्तिकार हैं वो क्या करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति नामक क्या करते हैं, एक लेख लिखते हैं। ठीक, जिसमें क्या बताया गया है कि समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान कहाँ गया था, छत्तीसगढ़ गया था, और छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया, कोसला कहा गया या कोसल कहा गया। ठीक है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया, कोसल क्षेत्र कहा गया, किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, पहला चीज। अब ये उद्देश्य लेकर के आया था दक्षिण विजय अभियान के दौरान, दक्षिण विजय अभियान करने के लिए, लेकिन किसी भी क्षेत्र को जीत करके अपने साम्राज्य में वो नहीं मिला था। किस नीति के तहत, तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत जो है वो क्या करता है, उस क्षेत्र को जीतता है, अपने वश में करता है, लेकिन उसके राज्य में नहीं मिलाता, धन का लूटपाट करता है, जो भी उसको चाहिए सामग्री वो ले जाता है और उसको फिर से मुक्त कर देता है, छोड़ देता है। मतलब ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत किसी भी राज्य को अपने देश में, अपने राज्य में शामिल नहीं करता। कौन, समुद्रगुप्त। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो, प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया, कोसल कहा गया समुद्रगुप्त की। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन तो अपने को सही दिख रहा है। दूसरा देखो, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा किसको हराया था, महेंद्र को हराया था, तथा बस्तर के राजा व्याघ्रराज को, किसके, बस्तर के राजा व्याघ्रराज को हराया था, याद रखना। ठीक है, बस्तर के राजा व्याघ्रराज को हराया था। कोसल के राजा किसके, कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ठीक है, तीसरा चीज देखो, ये भी स्टेटमेंट अपने को सही दिख रहा है, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। क्या, अभी बताया था मैं कि ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, अनुग्रह नीति के तहत, अनुग्रह नीति के तहत अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, अपने साम्राज्य में किसी भी क्षेत्र को शामिल नहीं किया था। किस नीति के तहत, तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के तहत अपने साम्राज्य में नहीं सम्मिलित किया था। तो ये स्टेटमेंट अपने को क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। एक सही दिख रहा है, दो सही दिख रहा है, तीसरा क्या दिख रहा है अपने को, गलत दिख रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, 1 2 3, 3 सही है क्या, नहीं, 1 और 2 सही है लेकिन 3 गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा।
क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के आधार पे क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही दिख रहा है, ये सही दिख रहा है, ये गलत दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों सही है 2 का। ठीक है, अब चलो देखो तीसरा क्वेश्चन, कथन और कारण पे आधारित है, इसको सुधारना। ठीक है, ये क्या है? रानी वास्ता है। कौन सा है? रानी वास्ता। तो रानी वास्ता ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे क्या बोला जाएगा? लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। ठीक है, क्यों बनाया था भाई ईंटों का मंदिर? इसका जो पति था वो क्या हुआ था? स्वर्गवास हो गया था, उसकी याद में इसने एक मंदिर को बनाया था जो नागर शैली का था और लाल ईंटों से निर्मित था। ठीक है, तो ईंटों का रंग पूछा जाएगा तो लाल रंग याद रखना। कौन सी शैली? नागर शैली। ठीक है, कौन सी शैली? नागर शैली। तो रानी वास्ता ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसको क्या बोला जाएगा? लक्ष्मण मंदिर कहा जाएगा। ये बिल्कुल सही दिख रहा है अपने को कथन। उसने अपने पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया था, तो ये भी सही दिख रहा है। उसका जो हस्बैंड था वो डेथ हो गया था, उसके स्मृति में, उसके याद में क्या बनाया था? एक मंदिर बनवाया, और पति का नाम क्या था? हर्षगुप्त। ठीक है, तो ये कारण भी अपने को क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है। तो कथन सही दिख रहा है, कारण सही दिख रहा है। कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस आधार पे अपने पास क्या दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है और कथन और कारण दोनों क्या दिख रहे हैं अपने को? सही भी दिख रहे हैं। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो, रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पृथ्वीदेव के प्रथम के बारे में पूछा गया है, तो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में याद रखना कौन सा कथन सत्य है। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने 4-5 क्या किया था? उपाधि भी धारण किया था। सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, है ना, महामंडलेश्वर, समाधिगत, शेष, पंच महाशब्द, है ना। तो ये 4-5 उपाधि भी धारण किया था कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक, अब पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में कौन कौन सा सही है? तो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में पहला याद रखना पीसीबी करके याद रखना। ठीक है, पीसीबी करके याद रखना। पी से क्या हो जाएगा? पृथ्वी देवेश्वर। सी से चतुष्किका का निर्माण किया था, चतुष्किका। और बी से याद रखना ये क्या किया था? विशाल तालाब का निर्माण किया था, विशाल तालाब का निर्माण किया। और 5 उपाधि धारण किया था। क्या किया था? 5 उपाधि धारण किया था। सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, ठीक है, समाधिगत, पंचमहाशब्द, और ये 5 करके ये 5 उपाधि क्या किया था? धारण किया था। पीसीबी करके याद रखना। तुम्बाड़ में चतुष्किका का निर्माण करेगा। बी से विशाल तालाब। पी से क्या हो जाएगा? पृथ्वी देव प्रथम के बारे में याद रखना। ठीक है, और पी से क्या हो जाएगा? पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। ठीक है, क्या याद रखना? पीसीबी से पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर कहां पे किया था? तो तुम्बाड़ में किया था। कहां पे किया था? याद रखना, तुम्बाड़ में किया था, ये याद रखना। ठीक, सी से याद रखना चतुष्किका का निर्माण किया था, तुम्बाड़ में ही, तुम्बाड़ में ही क्या करेगा? चतुष्किका का निर्माण करेगा। बी से याद रखना विशाल तालाब, विशाल तालाब। ठीक, 5 उपाधि धारण करेगा। कितना उपाधि? 5 उपाधि। और इसका जो साहित्यकार होगा, इसके दरबार में जो साहित्यकार रहता है उसका नाम याद रखना राजशेखर। सॉरी, इसके साहित्यकार को याद नहीं रखना, यहाँ पे साहित्यकार नहीं। ठीक है, तो ये याद हुआ क्या? पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का, चतुष्किका का, विशाल तालाब का, और 5 उपाधि का धारण करेगा। ठीक है, जिसमें सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, ये उपाधि होंगे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोला गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो,
पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये देखेंगे। पहले तो इसको अंडरलाइन करना। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। रतनपुर है क्या, बताओ? रतनपुर नहीं है, ठीक है। क्या है? तुम्माड़। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण तो करवाया है, लेकिन कहां पे करवाया है? ये रतनपुर ना होकर के तुम्माड़ में किया है। कहां पे किया है? तुम्माड़ में। तो पहला स्टेटमेंट अपने को क्या दिख रहा है? गलत दिख रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या दिख रहा है अपने को? गलत दिख रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था, ये भी गलत है ना। साहित्यकार नहीं था इसके संबंध में कोई। उसने कौन सा उपाधि धारण किया था? सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, समाधिगत, शेष पंच महाशब्द, है ना, महामंडलेश्वर। ये देखो, तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है अपने को? सी क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है। उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किया था। तो सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किसने किया था? तो ये याद रखना, जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम ने क्या किया था? सुवर्णपुर के राजा पर क्या किया था? अधिकार किया था। किसने? जाजल्यदेव प्रथम ने। लेकिन ये किसके संबंध में पूछा गया है? पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में। तो ये ऑप्शन अपने को क्या दिख रहा है जी? गलत दिख रहा है। केवल एक ऑप्शन सही दिख रहा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है। उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया? रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, तो रतनपुर ना होकर के क्या याद रखना? तुम्माड़ में। उसके दरबार में कोई भी साहित्यकार नहीं था, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये सही दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर सी। और सुवर्णपुर पर अधिकार किया था, तो सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किसने किया था? जाजल्यदेव प्रथम ने किया था। तो ये भी ऑप्शन क्या दिख रहा है? गलत दिख रहा है। तो किस ऑप्शन को लेंगे हम लोग जी? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर? 3 क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 4 क्वेश्चन हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूची मिलाओ करके। क्या बोल रहा है? सूची मिलाओ। तो सूची 1 को सूची 2 से क्या करेंगे? सम्मिलित करेंगे। तो पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, जाजल्यदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पृथ्वीदेव प्रथम देखो, अभी हम लोगों ने किया था, इसका क्या है? सकल कोसलाधिपति की उपाधि ग्रहण की थी। अगर इससे आंसर मिलता है तो पूरा यहाँ पे क्या करोगे? 1 को मिला करके चुपचाप आगे बढ़ जाना, है ना। नहीं तो अगर पूरा चीज को आपको जानना है तो सभी ऑप्शन को देखो भाई, है ना। तो जाजल्यदेव प्रथम के बारे में देखो। जाजल्यदेव प्रथम, तो जाजल्यदेव प्रथम क्या करेगा? जो बस्तर वाला क्षेत्र है वहां पे एक राजा रहेगा, छिंदक नागवंशी शासक, सोमेश्वर देव को पराजित करेगा और उसके पूरे परिवार को बंदी बना लेगा। लेकिन उसकी जो माता रहेगी गुंड महादेवी, वो क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी, नहीं नहीं मेरे बेटे से गलती हो गई है ना, छोड़ दो बेचारी को, पहला गलती है, माफ कर दो। तो बेचारा भी तरस खा जाता है और क्या कर देता है? छोड़ देता है। कौन? जाजल्यदेव प्रथम। तो किसको करेगा? किसको करेगा जी? छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को क्या करेगा? पराजित करेगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जाजल्यदेव द्वितीय क्या करेगा? जो जय सिंह है त्रिपुरी का शासक, जय सिंह, उसको क्या करेगा? पराजित करेगा। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय क्या करेगा? पृथ्वीदेव द्वितीय का एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है, कहां पे? याद करो, राजिम में। तो राजिम में कौन सा? राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएगा। इसका पता कहां से चलता है? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम ताम्रपत्र से, शिलालेख से पता चलता है ना। तो ए का क्या दिख रहा है अपने को? ए का दिख रहा है 3, बी का क्या दिख रहा है? 2, सी का क्या दिख रहा है? सी का 4, और पृथ्वीदेव द्वितीय डी का क्या दिख रहा है? 1। ये 3 ऑप्शन दिख रहा है क्या? 3, 2, 4 और 1 कहां पे है? 3, 3 तीनों में है, ठीक है। 2, 2 यहां दोनों में है, और 4 और 1, 4 और 1, तो 4 और 1 यहां पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो क्या सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो सही जोड़ी मिलाओ वाले में देखना कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। पृथ्वीदेव प्रथम क्या करेगा? सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करेगा। जाजल्यदेव प्रथम क्या करेगा? छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित करेगा। जाजल्यदेव द्वितीय क्या कर रहा है जी? त्रिपुरी के कलचुरी राजा जय सिंह को पराजित कर रहा है। और पृथ्वीदेव द्वितीय क्या कर रहा है? सेनापति
जगपाल द्वारा राजीव के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इसका साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। तो इस आधार पे देखो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 2 4 और 1, 3 2 4 और 1, 3 2 4 और 1, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6वें नंबर का देखो आंसर, सुमेलित कीजिए। किसको किसको, एक तो अधिकारी को और इसके विभाग को, ठीक है। महाक्ष पटलिक, पटलिक मतलब क्या याद करते हो जी, पटलिक मतलब याद रखना एक पुस्तक टाइप का, पटल टाइप का रहेगा, है ना। और उस पटल में क्या किया जाएगा, राजस्व संबंधी जानकारी एकत्रित किया जाएगा। किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है ना, कहां से कर वसूल करना है, तो ये सब के बारे में, राजस्व के बारे में किससे पता चलेगा, पटलिक से, ठीक है। पटलिक से पता चलता है, ठीक है। महाक्ष पटलिक। दांडिक क्या करेगा जी, तो ये क्या करेगा, न्याय वाले चीज को देखेगा, मतलब किसको दंड देना है, किसको क्षमा करना है ना। तो न्याय वाला जो क्षेत्र है वो किसके संबंध में आएगा, दांडिक के क्षेत्र में। महाधर्म कणिका, तो धर्म से क्या समझिए, धर्म विभाग, धर्म से धर्म विभाग। महासंधि विग्राहक, तो ये क्या करेगा, महासंधि विग्रहित, ये क्या करेगा, विदेशी विभाग से संबंधित होगा। महासंधि विग्रहित क्या होगा, विदेशी विभाग से होगा। महाक्ष पटलिक किससे संबंधित होगा, बोला हूं जी, राजस्व से। दांडिक क्या करेगा, न्याय संबंधी कार्य करेगा। तो मैच द फॉलोइंग में आप इसको मैच करो। ए का क्या दिख रहा है अपने को, 2, ए को क्या दिख रहा है, 2। दांडिक बी का क्या दिख रहा है, 1। सी का क्या दिख रहा है, 4। और डी का क्या दिख रहा है, 3। तो 3 1 4 और सॉरी 2 1 4 और 3 कहां पे है, देखो 2 1 4 और 3, ठीक है। 2 1 4 और 3, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये सही होगा क्या, बिल्कुल ये सही होगा, है ना। 2 3 2 1 4 और 3। महाक्ष पटलिक राजस्व विभाग से, ठीक है। दांडिक क्या है, न्याय विभाग से। महाधर्म कणिका किससे है, सी का 4 धर्म विभाग से। महासंधि विग्रहित क्या है, डी का 3 विदेशी विभाग से। ये समझ में आया, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। तो कौन सी जोड़ी सही सुमेलित होगी, ये देखो बिंबाजी भोसले के बारे में। तो बिंबाजी भोसले के बारे में छत्तीसगढ़ पर अधिकार नहीं करेगा जी, है ना। प्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाला प्रथम मराठा शासक होगा। छत्तीसगढ़ पर अधिकार वाला कोई भी इसमें कंडीशन नहीं आएगा। ये क्या करेगा, प्रत्यक्ष मराठा शासन करेगा, ठीक। तो ये जोड़ी गलत, 7वें का, ठीक है। बी देखो व्यंकोजी भोसले के बारे में, किसके बारे में, व्यंकोजी भोसले के बारे में। तो व्यंकोजी भोसले देखो छत्तीसगढ़ में क्या करेगा, सूबा शासन, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन। चिमणाजी भोसले छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण, ठीक है। पुरसाजी भोसले छत्तीसगढ़ का अंग्रेजों को सौंपना। अब एक एक करके सबको समझते चलते हैं, है ना। तो बिंबाजी भोसले क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष मराठा शासन कर रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ पर अधिकार नहीं कर रहा है, पहला ये, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अपने को क्या दिख रहा है जी, गलत दिख रहा है, ठीक। चिमणाजी भोसले क्या करेगा, जो चिमणाजी भोसले है वो मंदिर का निर्माण नहीं करेगा, क्या करेगा, गंधेश्वर महादेव मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा, का क्या करेगा, जीर्णोद्धार, ठीक है। किसी भी मंदिर का यहाँ क्या कर रहा है, निर्माण नहीं कर रहा है, ठीक। वो क्या कर रहा है जी, जीर्णोद्धार कर रहा है, किसका, गंधेश्वर महादेव मंदिर का, ठीक है। पुरसाजी भोसले देखो, पुरसाजी भोसले छत्तीसगढ़ का अंग्रेजों को सौंपना, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों को सौंपना ये अप्पा साहब का काम है, ठीक है। किसका काम है, अप्पा साहब का। ठीक है। तो ये पुरसाजी भोसले का काम नहीं है, किसका है, अप्पा साहब का काम है,
अप्पा साहब का काम है, 1818 में ये करेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का अंग्रेजों को सौंपना पुरसाजी भोसले नहीं करेगा, चिमणाजी भोसले मंदिर का निर्माण नहीं करेगा, व्यंकोजी भोसले क्या करेगा, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन करेगा। ये बिल्कुल क्या दिख रहा है अपने को, सही दिख रहा है। ठीक है, इसके पीछे स्टोरी क्या है कि व्यंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का जन्मदाता होगा। देखो इसके पहले इसका भाई रहेगा जो यहाँ पे क्या करते रहेगा, शासन करते रहेगा। ठीक है, और उसका क्या किया जाता है, रहस्यपूर्ण तरीके से हत्या कर दी जाती है। और ये लोग रहते हैं बेचारे लोग नागपुर में, और इसका भाई आया रहता है छत्तीसगढ़ में। जैसे ही छत्तीसगढ़ आता है तो कुछ षड्यंत्रों के द्वारा इसको मार दिया जाता है, इसके भाई को। तो ये भी डर जाता है बेचारा, तो ये सोचता है कि नहीं, मैं छत्तीसगढ़ जाकर के शासन नहीं करूंगा, यहाँ नागपुर में हूँ और यहीं से कोई ऐसा तरीका निकालता हूँ जहां से पूरे छत्तीसगढ़ को कंट्रोल किया जाए। तो उसने एक शासन लगाया था, कौन सा शासन, सूबा शासन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यंकोजी भोसले चलाएगा। ठीक है, अगला देखो 8वें नंबर का, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय शासन की सारी शक्तियां आनंदी बाई के हाथों में चली गई। ये बिल्कुल सही दिख रहा है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर है ना, तो पूरे इसके शासन काल को याद रखना। महिपत राव दिनकर पहला शासक है ना, दूसरा विठल राव, ठीक। तो इसका एक कोड वर्ड बताता हूं, उसको पूरा लिख लेना, टाइम हो जाएगा है ना, पूरे 8 9 10 ठोक लिखते लिखते। तो याद रखना, मवी भके 20 सिया करके लिख देना, मवी भके 20 सिया। ठीक, इस कोड पे आधार पे क्या करोगे, इसको पूरा याद रख लेना। महिपत राव दिनकर, ठीक है, विठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी पिंडरी है ना, बीकाजी गोपाल, सीताराम टाटिया और सखाराम हरि। ठीक, और लास्ट कौन आएगा, यादव राव दिवाकर। तो ये पूरा लिख लेना, एक बार इसके कोड वर्ड को देख लेना। तो इसके आधार पे हम लोग को क्या जानकारी मिल रहा है कि पहला वाला कौन सा है, महिपत राव दिनकर। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन दिख रहा है, महिपत राव दिनकर, ये तो सही दिख रहा है। इसके समय शासन की सारी सत्ता किसके हाथ में थी, आनंदीबाई। जब भीमबाजी भोसले की मृत्यु हो गई तो उनकी 3 पत्नियों में से एक पत्नी कौन थी, आनंदीबाई, रमाबाई है ना, और उमाबाई। तो रमाबाई उमाबाई के बारे में देखेंगे तो रमाबाई कहाँ चली गई, वन चली गई। उमाबाई क्या हो गई, सती हो गई। और आनंदीबाई को आनंद आया शासन की सत्ता चलाने में है ना, उसको राजपाट का बहुत शौक रहा होगा। तो ये आनंदीबाई क्या करती है, शासन का बागडोर अपने हाथ में लेती है और सारे शक्तियों को कंट्रोल करती है। तो पहला ऑप्शन अपने को सही दिख रहा है। सूबेदार विठल राव दिनकर में प्रशासन में परगना पद्धति को लागू किया, ठीक है, ये भी सही दिख रहा है। सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, पिंडारियों ने लूट की थी, ठीक है, बीकाजी गोपाल के समय। तो जो जब इसके बारे में पढ़ोगे बीकाजी गोपाल के बारे में, तो क्या होगा, यहाँ पे पिंडारियों का उपद्रव क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। लास्ट में 1818 में पूरे पिंडारियों को क्या किया जाएगा, खात्मा किया जाएगा। ठीक है, तो याद करना जी, पहला सूबेदार कौन था, सूबेदार महिपत राव दिनकर, ठीक है। विठल राव दिनकर ने सेकंड वाला क्या किया, परगना पद्धति को लागू किया। बीकाजी गोपाल के समय में पिंडारियों का उपद्रव हुआ। तो तीनों स्टेटमेंट अपने को क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। 8 का याद रखना, 1 2 और 3 तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 9वां नंबर का क्वेश्चन देखो, 9वां नंबर का क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, ठीक है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो सबसे पहले देखो कैप्टन एडमंड के बारे में, एगन्यू के बारे में, सैंडिस के बारे में और मिस्टर विल्किंसन के बारे में। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है, इसको हम लोग बताएंगे है ना। तो सबसे पहले इसका आंसर तो क्या आएगा, इसका आंसर तो क्या आएगा,
बताते जाओ जी। पहले पढ़ो क्या बोल रहा है कैप्टन एडमंड। क्या बोल रहा है कैप्टन एडमंड, देखो ठीक है। सही जोड़ी कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कौन सी जोड़ी सुमेलित है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कैप्टन एडमंड, ठीक है। कैप्टन एडमंड का भारतीय सावंत का विद्रोह, ठीक है। दूसरा देखो एगेन्यू तहसीलदारी व्यवस्था, ठीक। एगेन्यू क्या बोल रहा है तहसीलदारी व्यवस्था। तीसरे नंबर का देखो क्या बोल रहा है सैंडिस। सैंडिस ने क्या किया था जी, तो सैंडिस कर रहा है बस्तर एवं करौद राज्यों के बीच विवाद, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन क्या दिख रहा है मिस्टर विल्किंसन, सोना खान के जमींदार का विद्रोह, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताओ जल्दी। बना लिए क्या, चलो इसको देखें। देखो तो सबसे पहले क्या बोल रहा है जी, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, वहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा मिस्टर सैंडिस। ये क्या करेगा बस्तर एवं करौद राज्यों के बीच जो सीमा विवाद का मामला है उसके विवाद को क्या करेगा ये सुलझाएगा। कौन मिस्टर सैंडिस, ठीक है। मिस्टर सैंडिस बस्तर एवं करौद राज्यों के बीच जो विवाद है वो क्या करेगा सुलझाएगा। सोना खान के जमींदार का विद्रोह, तो ये किसके सोना खान के जमींदार का विद्रोह किसके समय में होगा एडमंड के समय में होगा। तो इसका सही सुमेलित करना है बोल रहा है, सही सुमेलित सही जोड़ी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बस्तर एवं करौद राज्यों के बीच, ठीक है। रहने दो उसको, आ रहा हूं। हाँ बस्तर और करौद राज्यों के बीच, ठीक है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है रघुजी तृतीय के शासनकाल 1830 से 54 में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ, ठीक है। 1830 से 1854। तो सबसे पहले देखो तारापुर का विद्रोह और मुड़िया विद्रोह, इसके बारे में तो जानते होगे है ना। मुड़िया या मुड़िया विद्रोह। तो सबसे पहले मुड़िया या मुड़िया विद्रोह कब होगा जी, तो ये होगा 1876 के आसपास, ठीक है। कब होगा 76 में होगा, ठीक। तो मुड़िया विद्रोह कब होगा 1876 में। नेतृत्व करता कौन होगा जी, तो झाड़ा सिरहा होगा, ठीक है। तो मुड़ी को झाड़ते हैं ना जी, तो झाड़ा सिरहा याद रखना 1876 में। तो पहला आपने को स्टेटमेंट क्या दिख रहा है कि 1830 से 1854 के बीच कौन कौन सा विद्रोह हुआ, ये तो हुआ था 1876 में। ये ऑप्शन आएगा क्या, ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सीधा सीधा कट जाएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। जिसमें ऑप्शन नंबर डी है वो काट दो, ये तीनों में ऑप्शन नंबर डी है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। एक तरीका ये है ना, एलिमिनेट करके बना सकते हो। दूसरा चीज देखो तारापुर विद्रोह और इसी के साथ में हुआ था मेरिया विद्रोह। तो तारापुर विद्रोह 1842 में हुआ था याद रखना, ठीक है। 1842 से 1853। इसके साथ साथ मेरिया विद्रोह हुआ था जो 1842 में ही स्टार्ट हुआ और 1864 तक गया, ठीक है। तो ये तारापुर विद्रोह हुआ। धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह इसी के टाइम में हुआ था और बड़गढ़ के जमींदार का विद्रोह भी इसी के टाइम पे हुआ था। तो अपने को एक ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या होगा 1876 में। 1876 में होगा मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी तीनों में दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा गलत। कौन सा ऑप्शन बचा बस ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ए बी और सी ये तीनों क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। तो तारापुर विद्रोह कब से कब तक हुआ 1842 से हुआ था 53 तक, ठीक है। तो 10 का क्या हो जाएगा ए बी और सी सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और उसके आधार पे सही जवाब देना है। तो पहला देखो रक्सगंडा जलप्रपात, ठीक है, कौन से नदी पे है। गोदना जलप्रपात कौन सी नदी पे है, कोटली और देवपहरी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गोदना जलप्रपात, तो गोदना जलप्रपात कहाँ पे है जी, उदयंती सीता नदी वाले है ना,
उस वाले क्षेत्र में है। गोदना जलप्रपात कौन सी नदी पे है? उदयंती नदी पर, उदंती नदी पर। रक्सगंडा जलप्रपात, तो ये रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ पे है? सरगुजा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, सरगुजा वाले क्षेत्र में, सरगुजा संभाग वाले क्षेत्र में स्थित है। तो रक्सगंडा जलप्रपात याद रखना, रक्सगंडा जलप्रपात रिहन नदी पर, रक्सगंडा जलप्रपात रिहन नदी पर, ठीक है। कोठली और पवई जलप्रपात ये सब याद रखना, कोठली जलप्रपात कन्हान नदी पर, कोठली जलप्रपात कन्हान नदी। और देवपहरी कहाँ है? चोरनई नदी पर। तो इस आधार पे हम लोग को आंसर क्या मिल जाएगा? ए का क्या दिख रहा है अपने को? आई भी। बी का क्या दिख रहा है? 1। तो आई भी और 1 कहाँ पे है? आई भी और 1 ये दोनों दिख रहा है क्या? आई भी और 1 दिख रहा है क्या कहीं पे? और नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आई भी और 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही होगा? आई भी और 1 सही हो जाएगा 11वें नंबर का, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 12वें नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? खुड़िया बांध कौन सी नदी पर? मनियारी नदी पर, ठीक है। खुड़िया बांध कौन सी नदी पर? मनियारी नदी पर, ये बिल्कुल सही दिख रहा है ना। कौन से क्षेत्र में है? मुंगेली के क्षेत्र में मनियारी नदी। खूटा घाट खारंग नदी बिलासपुर वाले क्षेत्र में, तो खूटा घाट बांध खारंग नदी ये भी सही है, ये भी सही है। मिनी माता बांगो बांध अरपा नदी, ये अरपा नदी नहीं है, इसको याद रखना, हसदेव नदी पे। कौन से नदी पे? हसदेव नदी पे। कहां पे स्थित है? तो याद रखना माचा डोली, माचा डोली कोरबा के क्षेत्र में, माचा डोली कोरबा के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहने का क्या मतलब है जी? बहुउद्देशीय नदी परियोजना, तो पहले तो ये पर्यटन के क्षेत्र में काम आएगा, दूसरा सिंचाई के काम में आएगा, तीसरा चीज पेयजल के रूप में यूज होगा, पेयजल के रूप में। अगर ये 3-4 एस्पेक्ट को ये कवर करता है तो इसको क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय नदी परियोजना बोलते हैं, ठीक है। और चौथा चीज यहां पे क्या याद रखना? बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। तो हसदेव नदी पे मिनी माता बांध है, मिनी माता बांगो बांध, कितना विद्युत उत्पादन किया जाता है जी? तो 120 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कहां पे स्थित है? माचा डोली कोरबा में, ठीक है, क्लियर। तो ये ऑप्शन नंबर सी अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे? गलत दिख रहा है, ठीक है। मिनी माता बांध ये कहां पे होगा? कोरबा में स्थित होगा। कौन सी नदी पर? तो ये हसदेव नदी पर। यहाँ पे क्या दिया गया है? अरपा नदी पर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया 12वें का? बोध घाट परियोजना के बारे में देखो, तो बोध घाट परियोजना के बारे में इसको देखना। अब ये थोड़ा क्या हो गया है? अमेंडमेंट हो गया है। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, पुराना पीएससी का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अब अमेंडमेंट हो गया है। इस परियोजना में कितना विद्युत उत्पादन क्षमता है जी? तो 125 मेगावाट अभी हो गया है, याद रखना। नया जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें, ठीक है, 125 मेगावाट, ठीक। अगर इस क्वेश्चन के आधार पे अभी वर्तमान की स्थिति पे देखें तो कथन नंबर 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कथन नंबर 4 गलत हो जाएगा। इंद्रावती नदी पे स्थित होगा। इस परियोजना से लाभ पाने वाले दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर होंगे। इस परियोजना पर प्रस्तावित सिंचाई क्षमता कितना होगा? 366,580 हेक्टेयर। पहले इस पे कितना था? तो 300 मेगावाट का टारगेट था, ठीक है, लेकिन उसको अमेंडमेंट करके अभी कितना किया गया है? 125 मेगावाट। तो वर्तमान कालीन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा, लेकिन जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इस आधार पे क्या होगा? सभी चारों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? फिर बाद में ये मत बोलना भाई कि ये गलत है ना। तो अभी इसका आर्थिक सर्वेक्षण देखोगे, अभी वर्तमान डाटा, तो 125 मेगावाट हो गया है अमेंडमेंट होके, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हुआ था, ठीक है। अगला देखो 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कहाँ पे है जी? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी के क्षेत्र में है, सिलियारी नदी पे।
कौन सी नदी पे? सिलियारी नदी। पंडित रविशंकर जलाशय या इसको क्या बोलते हैं, गंगरेल डैम, कहाँ पे बनाया गया है? महानदी पे। मिनी माता कहाँ पे? हसदेव बांध, ठीक है। और कोडार बांध शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है। तो ये याद रखना 1979-80 में बनाया गया था इसको, ठीक, क्लियर। 1967 में मिनी माता, 1981 में शहीद वीर नारायण सिंह, बाबू छोटेलाल 1923 में बनाया गया था, ठीक है। तो इसका डेट भी याद रख सकते हो अगर एक्स्ट्रा याद रखना होगा तो। फिलहाल लेकिन ये क्वेश्चन में डेट नहीं पूछा गया है, तो अब देखो इस आधार पे ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 दिख रहा है, ए का क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। बी का देखो, बी का 4 दिख रहा है ना, बी का क्या दिख रहा है? 4। सी का क्या दिख रहा है? 2, और बाकी जो बचा 1, ठीक है। किस ऑप्शन में है देखो? 3 4 2 1, 3 4 2 और 1, ये ऑप्शन दिख रहा है क्या आपने को? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही होगा, ठीक है, क्लियर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तांदुला परियोजना कहाँ पे? दुर्ग में, तांदुला नदी पर, इसकी सहायक नदी गोंदली, है ना। तो ये सब देखना, तांदुला परियोजना कहाँ पे है? दुर्ग नदी पर, दुर्ग में, दुर्ग जिले में स्थित है। हसदेव बांगो परियोजना ये कहाँ पे स्थित है? हसदेव बांगो परियोजना तो कोरबा में स्थित है ना, कोरबा में। लेकिन इस पे क्या क्वेश्चन के आधार पे बिलासपुर लेना है। पैरी देखो, पैरी नदी परियोजना के बारे में, तो ये परियोजना कहाँ पे है? बिलासपुर में। पैरी परियोजना कहाँ है? रायपुर में। पैरी परियोजना कहाँ पे है? रायपुर में। और कन्हार परियोजना याद रखना सरगुजा में, ठीक है। तो ए का क्या दिख रहा है? 2, बी का क्या दिख रहा है? 3, सी का क्या दिख रहा है? 1। 2 3 1 कहाँ पे है जी? 2 3 1 और 4। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है क्या? 2 3 1 और 4, 2 3 1 और 4, ये सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ का मैप जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो यहाँ पे इसका वीडियो लेक्चर भी होगा फ्री में यूट्यूब में, उसको देख लेना, है ना। तो यहां देखा था हम लोगों ने, ठीक। तो ये छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला क्षेत्र है। तो यहां पे याद रखना है आपने को, कौन सा जिला? कोरिया जिला, ठीक है। तो ये देखो, ये कहां से जाएगा? सूरजपुर से होते हुए कोरिया, और इसके नीचे क्या है? जांजगीर चांपा और कोरबा, कोरबा जांजगीर चांपा, ठीक है। इसके नीचे क्या है? बलौदा बाजार, फिर महासमुंद, और लास्ट में क्या दिख रहा है आपने को? गरियाबंद, ठीक है। तो पहले क्या दिख रहा है जी? सूरजपुर, पहले नंबर पे सूरजपुर याद रखना। सूरजपुर के बाद कौन सा क्षेत्र दिख रहा है? दूसरे नंबर पे कोरिया, क्या दिख रहा है? कोरिया। कोरिया के जस्ट नीचे देखो कौन सा क्षेत्र? कोरबा। कोरबा के जस्ट नीचे देखो कौन सा? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के नीचे बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के जस्ट नीचे क्या देखा था? महासमुंद। और लास्ट में 7वें नंबर पे याद रखना गरियाबंद, ठीक है। कौन सा क्षेत्र? गरियाबंद। तो 7 जिलों से होकर के गुजरेगा, ठीक है। कौन सा रेखा? आईएसटी लाइन, यहां से जाएगा कर्क रेखा। तो दोनों का कटान बिंदु वो अलग क्वेश्चन है। फिलहाल अभी क्या देखो, आईएसटी लाइन के बारे में देखो, कहां कहां से जा रहा है? सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। कौन से ऑप्शन में है? बलरामपुर दिख रहा है क्या कहीं पे? ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। सरगुजा दिख रहा है, ये ऑप्शन कटा। जांजगीर चांपा में हाँ बिल्कुल सही जा रहा है। बलौदा बाजार में ये भी जा रहा है, महासमुंद में ये भी जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपने को क्या दिख रहा है जी? सही दिख रहा है। कोरबा से जा रहा है लेकिन बिलासपुर से नहीं जा रहा है। सूरजपुर से जा रहा है लेकिन कोरबा से भी जा रहा है, बिलासपुर से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आईएसटी लाइन कहां से जा रही है? तो इन 7 जगहों से होकर के क्या जा रही है? गुजर रही है, आईएसटी लाइन गुजर रही है, ठीक है। 16 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 17वां क्वेश्चन देखो,
छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? क्यों भाई, कोई भी क्षेत्र जो है वो कर्क रेखा के आसपास रहेगी, तो उसका जो क्षेत्र होगा शीतोष्ण है ना, शीत और उष्ण दोनों टाइप का रहेगा। तो गर्म और आर्द्र दोनों का कारण क्या है? कर्क रेखा से इसकी निकटता के कारण। ठीक है, किसके कारण? कर्क रेखा से निकटता के कारण गर्म और आर्द्र जलवायु है इसका। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है, ये देखना है ना, सही नहीं है बोल रहे हैं। तो सर्वाधिक वर्षा कहां पे होता है, निम्न वर्षा कहां पे होता है, मध्य वर्षा कहां पे होता है? तो जो छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे तो उत्तर वाले क्षेत्र में याद रखना और दक्षिण वाले क्षेत्र में, यहां पे क्या होता है? अधिक वर्षा होगा। ठीक है, यहां पे अधिक वर्षा। छत्तीसगढ़ के बीच वाले संभाग में क्या हो जाएगा? मध्यम वर्षा। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो ये वाला श्रेणी हो जाएगा मैकल श्रेणी, इस मैकल श्रेणी में जितने आएंगे वो क्या हो जाएंगे? अल्प वर्षा वाले क्षेत्र हो जाएंगे। और यहाँ पे जो जिला रहेगा इसके गौरेला पंडरा मरवाही इस वाले क्षेत्र में है ना, ये क्या हो जाएगा? सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हो जाएंगे। तो यहाँ ऊपर और नीचे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मध्य में मध्यम वाला क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा, जो मैकल रेंज वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें से अपने को सत्य कथन नहीं है ये छांटना है, कौन सा कथन गलत है ये देखेंगे। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है, देखो कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, देखो ये सब हम लोगों ने समझा ना, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? अधिकतम वर्षा जसपुर, ठीक है, अधिकतम वर्षा जसपुर वाले क्षेत्र में, उत्तर रायगढ़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो रायगढ़ वाला क्षेत्र है, इसका भी उत्तरी क्षेत्र जसपुर वाला क्षेत्र बोल रहा है। ठीक, तो अधिकतम वर्षा कहां पे होगा? जसपुर वाले क्षेत्र में और रायगढ़ के उत्तरी हिस्से में और दंतेवाड़ा जिले में होगी। तो ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है, यहाँ पे अधिक वर्षा और यहाँ पे अधिक वर्षा। तो पहला स्टेटमेंट तो अपने को सही दिख रहा है, सही कथन नहीं है, छांटना है। कोरिया क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र, कवर्धा वाले जिले में अपेक्षाकृत क्या होगा? कम वर्षा होगा। ठीक है, किसके कारण? मैकल रेंज के कारण अपेक्षाकृत यहाँ पे क्या होगा? अल्प वर्षा होगा, कम वर्षा होगा। ठीक है, सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिले में मध्यम वर्षा। तो बस्तर बीच वाले संभाग वाले क्षेत्र में देखो, बीच वाले संभाग वाले क्षेत्र में ये क्या हो रहा है? मध्यम मात्रा में यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्षा हो रहा है। तो ये भी अपने को क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है। तो जब तीनों सही है तो एक ही ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अब कैसे गलत होगा इसको समझते हैं। बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिले में अल्प वर्षा। तो बस्तर वाले क्षेत्र में अल्प वर्षा होता है कि अधिक वर्षा होता है? बताओ, अधिक वर्षा होता है। तो यही ऑप्शन अपने पास क्या दिख रहा है? गलत दिख रहा है। ठीक है, ये सही नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आया? अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में महानदी अफवाह व्यवस्था में निम्नलिखित कथन से संबंधित है। कौन सा कथन संबंधित है? छत्तीसगढ़ में महानदी अफवाह व्यवस्था कौन से कथन से संबंधित है? तो महानदी, देखो महानदी अफवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक विस्तृत है, बिल्कुल सही दिख रहा है। 50 दशमलव कितना? 50 दशमलव के 5-6 आसपास। ठीक है, 50 दशमलव 56% के आसपास है ना, 56% के आसपास, 56.34% के आसपास क्या होता है? महानदी अफवाह व्यवस्था का छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ठीक है, 56.34 के आसपास। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सही दिख रहा है ना। इसकी लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर। ठीक, महानदी का। ठीक, और शिवनाथ की सहायक नदी के बारे में पूछा जाएगा तो शिवनाथ के सहायक नदी के बारे में याद रखना लम्हा करके। ठीक है, क्या है? लीलागर, अरपा, मनियारी, हाप, आमनेर। ठीक है, इन नदियों के आधार पे ये क्या है? शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। लेकिन महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां पूछा जाएगा तो क्या याद रखना है? शिवनाथ। और ये जो बताया हम लोगों ने ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। हसदेव और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं क्या? हसदेव और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं। ठीक है,
तो ये तीनों ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19 का 1, 2 और 3 तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए। 20वां नंबर का देखो, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बॉक्साइट के भंडार। तो बॉक्साइट के भंडार जो जमीर पाट, जारंग पाट वाला क्षेत्र है, जमीर पाट, ठीक है, जारंग पाट, पंडरा पाट, मतलब जो पाट प्रदेश वाला क्षेत्र है, उस पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में बॉक्साइट का भंडार है। तो बॉक्साइट का भंडार कहां पे है जी, याद रखना, बॉक्साइट का भंडार पाट प्रदेश में है। ऑप्शन देखो, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बॉक्साइट के भंडार, देवगढ़ की पहाड़ी, देवसर, ये तो नहीं दिख रहा है। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, जारंग पाट, जमीर पाट, पंडरा पाट। तो पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में बॉक्साइट का भंडार है। रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, सरगुजा बेसिन यहाँ पे भी नहीं, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि यहाँ पे भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, जारंग पाट, जमीर पाट और पंडरा पाट, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 20वां का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21वां नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। ठीक है, इसको अपने को मिलाना है और कथन के आधार पे जवाब देना है। ददरिया को खुशी के मौके में गाया जाता है। ठीक है, ददरिया एक कैसा गीत है, प्रेम गीत है। ठीक है, क्या है ददरिया, प्रेम गीत या प्रणय गीत है, जिसको किसके मौसम पे, किसके खुशी, किसके इवेंट पे, तो खुशी के मौके पे गाया जाता है। ठीक है, पहला कथन सही दिख रहा है। कथन नंबर 2 देखो, ददरिया को कश्मीरी लोक गीतों का राजा बोला जाता है क्या, नहीं, ये क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। तो कथन नंबर 2 क्या दिख रहा है अपने को, गलत दिख रहा है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कहां पे है देखो, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कथन 1 सही दिख रहा है और कथन 2 क्या है, गलत है। इस राज्य की परंपरा में संतान के जन्म उत्सव होने का सही क्रम क्या है, ठीक, क्या बोल रहा है 22वें नंबर का क्वेश्चन, इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म उत्सव के प्रारंभ होने का क्रम। तो सबसे पहले 7वें महीने में क्या मनाया जाएगा जी, सधौरी। क्या मनाया जाएगा, 7वें महीना में सधौरी। ठीक है, जब बच्चा जन्म ले जाएगा तो जन्म लेने के 6वें दिन क्या मनाया जाता है, छठी। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का है सधौरी, याद रखना। लास्ट नंबर का याद रखना छठी। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो, सधौरी 2 नंबर पे पहले आएगा, दूसरा नंबर पहले आएगा, और छठी ये तीसरा नंबर क्या आएगा, लास्ट में आएगा। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, दूसरा नंबर वाला पहले आएगा, एक ही दिख रहा है, और तीसरा नंबर वाला क्या आएगा, लास्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी आप एलिमिनेट करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके, है ना। तो पहले नंबर के पे क्या होगा, सधौरी, फिर उसके बाद क्या होगा, ओली भरना, ओली भरना के बाद काके पानी पिलाना, और लास्ट में क्या हो जाएगा, छठी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सधौरी और लास्ट याद रखना छठी। छठी क्या होगा, लास्ट। ये दोनों के आधार पे क्या करोगे आप, बनाना। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22वें नंबर का 23वें नंबर का क्वेश्चन देखो, खंड अ को खंड ब से क्या करना है, सुमेलित करना है और उसके आधार पे जवाब देना है। देवार गीत क्या है, तो भिक्षा मांगते हुए गाते हुए जो गीत गाते हैं उसको क्या बोलते हैं, देवार गीत। भरथरी गीत क्या है, राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य गीत पे आधारित है। ठीक है, बेचारे लोग का कल्लई वाला कहानी है ना, तो इसको याद रखना। भरथरी का क्या, वैराग्य गीत है। ददरिया क्या है, प्रेम गीत या प्रणय गीत है। ठीक है, श्रृंगार से मिश्रित गीत होगा, ददरिया श्रृंगार प्रिय गीत है। और फड़ी क्या है, ये व्यंग और हास्य वाला गीत है। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 दिख रहा है अपने को, ए का 4, सॉरी ए का क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ए का क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और बी का क्या दिख रहा है, 4। सी का क्या दिख रहा है, 1। 3, 4 और 1 कहां पे है, 3 यहां पे भी दिख रहा है, 4 यहां पे, 4 यहां पे दिख रहा है, 1 लेकिन यहां पे दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो 3 4 1 और 2, 3 4 1 और 2, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 23वें नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 3 4 1 और 2। ठीक है, फिर 24वां नंबर का क्वेश्चन देखो, उस नृत्य की पहचान कीजिए जो दिवाली के दौरान गांव के रास्तों पर किया जाता है, जहां कलाकार क्षेत्र के प्रत्येक घर जाते हैं और क्या करते हैं, दिवाली मनाते हैं, है ना। तो ये बस्तर के क्षेत्र में ना होकर के किस क्षेत्र में, जो छत्तीसगढ़ अंचल का मध्य वाला क्षेत्र है, बिलासपुर वाला क्षेत्र, वहां पे क्या होता है, इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नृत्य कौन सा नृत्य है जो दिवाली के दौरान गांव गांव पे जाके मनाया जाता है, तो राउत नाचा में, याद रखना कौन से नाचा में, राउत नाचा में। ठीक है, राउत नाचा में किया जाता है दिवाली के दौरान, गांव गांव के रास्तों में जाकर के जो कलाकार रहते हैं घर घर जाकर के क्या करते हैं, डांस करते हैं जी। तो छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती वाले क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो कौन सा, राउत नाचा, याद रखना 24वें नंबर का। सैला नृत्य को क्या बोलते हैं, डंडा नृत्य भी बोलते हैं, है ना। सैला नृत्य को क्या बोलेंगे, डंडा नृत्य। पंडवानी 2 प्रकार का होगा, एक होगा कपालिक श्रेणी, है ना, तो इसमें क्या होगा, बैठ के खड़े साज, है ना, इसके संबंध में गाया जाता है। तो पंडवानी के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। राउत नाचा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। वेदमती शैली, कपालिक शैली, वो 2 बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, है ना, पंडवानी के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ की लोक चित्र कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है। कौन सा कथन सही है जी, लोक चित्रकला के संबंध में। तो लोक चित्रकला के संबंध में याद रखना, लोक चित्रकला कपड़े के विशाल तट पर तैयार किया जाता है क्या, नहीं। लोक चित्रकला क्या किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, नोह डोरा बोलते हैं, नोह डोरा बोलते हैं, है ना। क्या किया जाता है, जब घर बनाया जाता है तो जो दीवार है उस दीवार पर गीली मिट्टी से क्या किया जाता है, कलाकृति की जाती है, जिसको क्या बोलेंगे, नोह डोरा बोलेंगे। तो यही लोक चित्रकला क्या है, चित्रकला जो ग्रामीण घरों की दीवारों पर बनाया जाता है। ठीक है, लोक चित्रकला क्या है, ग्रामीण घरों की दीवारों पर बनाया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही दिख रहा है। ए, सी और डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपने को क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, ग्रामीण घरों की दीवारों पर बनाया जाता है, किसको, लोक चित्रकला को। तो 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ 25 में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, और हर दिन क्या किया जाएगा, एक एक सेट लेकर के आया जाएगा आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। एडियो तक ये पूरा चलेगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और एडियो का अगर किसी को और विस्तृत जानकारी से पढ़ना है तो प्ले स्टोर में जाकर के योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे एडियो का कोर्स भी चलाया जा रहा है। ठीक है, तो और डिटेल से जानकारी आप लोग ऐप में जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, कल एक अलग सेट लेकर के आया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।